नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गोरखपुर की गलियों से निकलकर एवरेस्ट बेस कैंप तक की चढ़ाई की है और ये सफ़र उनका कैसा रहा और उन्होंने ये कर दिखाया कि अगर आपके इरादे फौलादी हों, या तो पहाड़ हो या फिर मौसम की कड़वाहट, कोई आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकता है। चलिए आज हम उनसे खुद बात करते हैं। हमारे साथ हैं दिव्या सिंह जी। आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए कि आप एक टीचर होने के साथ साथ आपने दूसरी तरफ इतनी मजबूत चढ़ाई के लिए आपने कैसे खुद को प्रिपेयर किया? मैम मैंने इसके लिए सबसे पहले खुद मैंने साइकिलिंग की प्रैक्टिस की, जैसे कि लंबे टाइम तक बहुत देर तक साइकिल चलाना। और इसके साथ साथ मैं जो अपने इंडिया के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, जैसे कि राजस्थान में माउंट आबू है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी मैं साइकिलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, जहाँ पर मैंने ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस की। मैम, लोग पैदल बेस कैंप में जाते हैं, ठीक है, और आपने अपनी साइकिल को चूज़ किया। ये कितना मुश्किल काम होता है ये तो आपको ही मालूम होगा, आपने वहाँ एक्सपीरियंस किया। ये जुनून आप में कहाँ से आया मैम? एक्चुअली मैम सबसे पहले मुझे एवरेस्ट बेस कैंप का नहीं बोल सकते, एवरेस्ट का जुनून तब से आया जब मैं 7th क्लास में थी। और मैंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, उसकी ऊंचाई के बारे में पढ़ा। तो मुझे जियोग्राफी बहुत पसंद है, तो मैं बहुत डीपली पढ़ती थी। और मैंने सबसे पहले पढ़ा कि भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है जो वहाँ पर टॉप पर पहुँची थी। तो तब से मेरे मन में ऐसा आया कि इतनी सुंदर जगह, इतनी मतलब दुनिया की सबसे ऊंची जगह, वहाँ से दुनिया कैसी दिखती होगी, आसपास की जगह कैसी दिखती होगी। तो मेरे मन में ऐसे ड्रीम सा आ गया। मैंने सोचा कि मुझे एक दिन एवरेस्ट टॉप पे जाना है। तो ये सपना मैंने अपने अंदर रखा हुआ था। और 1.5 साल पहले मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे ट्रैकिंग करने के लिए गई। मैंने कहा अभी टॉप पर तो नहीं, पहले नंगी आंखों से जाके पास से उसको देखती हूँ। तो मैं बेस कैंप पे ट्रैकिंग करने के लिए गई। मैं सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच गई। और फिर वहाँ जाने के बाद मेरे मन में ऐसे आया कि अब मैं आगे क्या करूँ। तो जो मेरे कोच सर थे, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, उमा सिंह सर जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक तुम्हें अगर कुछ एक्सट्रीम करना है तो यहाँ पर अभी दुनिया की कोई भी लेडी साइकिल से नहीं आई है, तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और मैं कर सकती हूँ। तो मैं इसी सपने के साथ वापस आई और फिर लग गई अपनी तैयारी में। वाह! ट्रेनिंग के आपके 1.5 साल के सफ़र कैसे रहे मैम? और उमा सिंह जी के मार्गदर्शन में आपने कैसे तैयारी की? आप बताएँगे थोड़ा-सा? मैम काफ़ी टफ रहा, क्योंकि ऑफ रोडिंग साइकिलिंग करना, एक नॉर्मल रोड पे साइकिल चलाना, बराबर जगह पे साइकिल चलाने से बहुत डिफरेंट होता है। और इसी बीच मुझे मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं गिरी, मुझे चोट लगी। और कई बार ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, मुझे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से एक अपना जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो आया कि नहीं, मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि रिस्क हर जगह होता है। और रही उमा सिंह सर की बात, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और मतलब A to Z जो गाइडलाइंस होती है कि मुझे कैसे क्या प्रिपेयर करना है, मुझे किस तरह से खाना है अपनी एनर्जी के लिए, मुझे अपने लेग स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, A to Z उन्होंने गाइड किया मुझे। एक बात बताइए मैम, काठमांडू से बेस कैंप तक उस चढ़ाई में, 14 दिनों की चढ़ाई में, क्या कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि नहीं, अब बस नहीं हो पाएगा? उस टाइम आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? एक्चुअली मैम 700 किलोमीटर की दूरी है हुँ, एवरेस्ट बेस कैंप की, या काठमांडू से। या तो मैंने जब स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की तो रोड थोड़ा अच्छा मिला, मैं चलती गई। हुँ, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई हुँ, तो एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगे बॉडी में। हुँ, एक ऊंचाई पे जाने के बाद ना, जो इन्वायरमेंट जब पूरे तरह से चेंज हो जाता है तो बॉडी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो ऑक्सीजन की कमी, और साथ में मुझे स्नोफॉल मिला, बारिश मिली। और इसके साथ साथ मेरी हार्ट बीट भी काफ़ी फास्ट होती गई। हुँ, तो एक टाइम ऐसा आया जब ट्री लाइन पूरी ख़त्म हो चुकी थी और मैं साइकिल लेके, एक जगह आता है थुकला पास, तो हुँ, उसकी चढ़ाई है लगभग, अगर हम कंटिन्यू चल रहे हैं तो भी कम से कम 2 घंटे की चढ़ाई है जो कंटिन्यू चढ़नी होती है। तो उसको जब मैं चढ़ रही थी तो एक टाइम पे ऐसा आया जब मैं साइकिल को नीचे रख के, और मेरे अंदर जितना मतलब ज़ोर से मैं चिल्ला के रो पाई, मैं उतनी तेज़ मैं रोई। और मैं मतलब पूरी थक गई थी और साँस नहीं आ रही थी। हुँ, और कहीं न कहीं मेरी बॉडी पूरी तरह से जवाब दे रही थी। हुँ, लेकिन मैंने फिर अपनी आँखें बंद की, थोड़ी देर सोचा, और मेरे दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन चलने लगी कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे साइकिल के साथ खड़ी हूँ, मेरे हाथ में इंडिया का फ्लैग है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और वो इमेजिनेशन मुझे मतलब मोटिवेट करता गया लास्ट तक। ये देश के लिए प्यार है, देश के लिए एक सच्चा देशभक्त
मतलब क्या ही बताया जाए कि हाँ, एक जब देखते हैं कि तिरंगा हमारी कहीं ऊंचाई पर दिख रहा है तो अपने आप मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। रात का वो तापमान और उसके बाद भी ऑक्सीजन की कमी। तो आप ये बताइए कि आपको डर लगा कभी वहाँ पे? हाँ, डर लगा, हुँ, लेकिन मुझे जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको लेके नहीं डर लगा। मुझे इस बात का डर लगा कि अगर मैं इन प्रॉब्लम्स की वज़ह से अगर मुझे कुछ मेरी बॉडी ने ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू किया, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं वहाँ पे जाके मैं अपने आप को क्या जवाब दूँगी? मुझे इस बात का डर था कि मुझे हर हाल में, हर कीमत पर मुझे ये करना है। आपने अपना फ़िटनेस कैसे तैयार किया इस चीज़ के लिए? क्योंकि अ यहाँ तो बिल्कुल पूरी डाइट और फ़िटनेस पर ही सारी बात आती है। कैसे तैयार किया हाँ, आपने? एक्चुअली मैं फुली वेजिटेरियन हूँ हुँ, बचपन से। हुँ, तो मैंने जैसे जो बैलेंस डाइट होता है मैंने उनको खाया, दूध, दही हुँ, और इसके साथ-साथ सुबह गुड़ का शरबत, चना वगैरह ये सब लिया मैंने। हुँ, और थोड़ा-सा एनर्जी के लिए मैंने घी, प्रोटीन वगैरह अपने मतलब डाइट में एक्स्ट्रा लिया। हुँ। और इसके साथ-साथ यही सारी मतलब खाने-पीने की डाइट में मैंने फ़ोकस किया। तो जब आप अपनी साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचती हैं तो वहां पर आपकी पहली फीलिंग क्या होती है? आपके चेहरे पे खुशी होती है या आपकी आंखों में आंसू? अ, मैं सच में फिर से उस फीलिंग में जा रही हूँ। मैं जब वहाँ पहुँची थी मैं टोटली फ्रीज़ हो गई थी हम्म, और मेरा सारा इमोशन पूरी तरह से मिक्स हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँ कि मैं कुछ अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं एवरेस्ट को क्या बोलूँ? मैं पूरी तरह से फ्रीज़ 10 मिनट तक मैं वहाँ खड़ी थी। हम्म, और फिर मैंने आँखें बंद किया, थोड़ी लंबी साँसें ली। हम्म, उसके बाद फिर मैंने अपने घरवालों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए वीडियोज़ बनाए और बाकी फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करवाए और सच में मैं पूरी तरह इमोशनल थी। हम्म, और मतलब मुझे एक तरह से बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सच में पहुँच गई हूँ हम्म, और आँखों में पूरी तरह आँसू थे, हम्म, रो रही थी। हम्म। मतलब बहुत वो अलग मोमेंट था। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आपको जब पता चलता है कि आप भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला बनी हैं, हुँ। तो यह खबर सुन के आपके मन में क्या आता है पहला ख्याल? अच्छा लगता है कि अरे, ख़ास करके कि जब ऐसे ये रिकॉर्ड के बेस पे आएगा जी, कि दुनिया की चाहे भारत की ऐसी कौन सी लेडी है जो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची है, तो मेरा नाम आएगा और लोग मुझे जानने की कोशिश करेंगे। हम्म, और सच मानूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं ना तो कुछ ऐसी अपनी पहचान बना के जाइए, अपना पर्सनल बना के जाइए कि लोग आपको ढूंढें, आपको पढ़ें और आपसे कुछ सीखें। और मैम मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्पेक्ट वो होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने मम्मी-पापा के नाम से जाना जाता है और जब वो बड़ा होके कुछ करता है तो उसके नाम से उसके पेरेंट्स को लोग पहचानते हैं। तो आज मेरे नाम से लोग मेरे पेरेंट्स को पूछ रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, मेरे गाँव को पूछ रहे हैं, मेरे क्षेत्र को पूछ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है मेरे लिए और मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ पर। वाओ! आज के यूथ ट्रेंड्स के चक्कर में भागते हैं, रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपने बिल्कुल इससे हट के किया। ये बताइए कि आपके मन में ये पहला ख़्याल कब आया? आप उस टाइम किस एज की थी और आपने सोचा कि नहीं मुझे ये काम करना है? मैं 13 ईयर की थी, जी। 7th क्लास में। हुँ, और आपको बताऊँ कि अभी तक मेरा कोई इंस्टा अकाउंट नहीं था। हुँ, मैंने कभी नहीं बनाया, हुँ, फेक आईडी भी नहीं बनाई, हुँ, कुछ भी नहीं। हुँ, और मेरा ऐसा था कि लाइफ़ में मैं अगर कुछ ऐसा कुछ करती हूँ या मैं गवर्नमेंट जॉब ले लेती हूँ या फिर मैं ये चीज़ें कुछ कर लेती हूँ, हुँ, मैं उसी दिन बनाऊँगी। हुँ, और सोशल मीडिया से जुड़ने की बात आई तो मैं बोल रही हूँ। तो जब मैं वहाँ से बेस कैंप से वापस आई, घर पहुँची, तो हुँ। उसके 2 दिन बाद मैंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया। और मेरा मानना है कि रील्स वगैरह सब कुछ मतलब आप अगर कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोकस भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा करिए ना कि वो सारे लोगों के लिए, सारे यूथ के लिए, सारे लोगों के लिए उसमें से कुछ सीखने को उनको मिले, गाइड हो। ऐसा कुछ करना जी। चाहिए। तो ये बताइए इसमें आपके परिवार का और आपके सहकर्मियों का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि आप गोरखपुर जैसे छोटे शहर से निकल कर के आप वहाँ तक पहुँचती हैं। क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? मैम वैसे मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा हैं और
हम 3 सिस्टर्स हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। जी। तो हमारी परवरिश स्टार्टिंग से ऐसी हुई है कि हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोका-टोका नहीं किया। फुल फ्रीडम मिली, हमने जो चाहा, जो पढ़ना चाहा, जैसे करना चाहा, हमारे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि पेरेंट्स को आपको बिलीव दिलाना पड़ता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, या फिर उनको ऐसा बिलीव हो कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, या फिर वो जो डिसीज़न ले रहा है वो कर पाएगा। तो कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स को ये बिलीव था मेरे ऊपर, तो मुझे उतना मतलब उनसे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बहुत उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा, मनाना पड़ा। मैंने उनको बोला और वो मेरे साथ एग्री हो गए। और रही शहर से निकलने की बात, तो शहर छोटा हो, गाँव छोटा हो, उससे बात नहीं है। हम अपने दिमाग को कितना ब्रॉड बना रहे हैं ना, हम किस तरीके की सोच रख रहे हैं, किस तरीके की थिंकिंग रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है, वो चीज़ आपको छोटा और बड़ा बनाता है। तो ये बताइए मैम, आप एक टीचर हैं, हाँ, और आपके स्टूडेंट्स अब आपको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वे भी अब बड़े सपने देखने लगे हैं? बिल्कुल, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैम आप जैसे यहाँ आके बोल रही हैं ना, तो मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि अब तुम लोग क्या करना चाहते हो बताओ? सपने तो सभी देखते हैं, तुम लोग देखते हो कि नहीं? तो उन्होंने बोला सपने देखते हैं मैम, हम डरते थे बहुत सारी चीज़ों से कि जैसे बच्चों के मन में अभी भी होता है ऐसा कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पाए तो लोग हमारे ऊपर हँसेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन वो बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड है, वो बोल रहे हैं ऐसे कि मैम कुछ भी हो, हम लोग जो सोचते हैं वो करेंगे, और एक टाइम आएगा कि जैसे आप खड़े होके वहाँ बोल रहे हो, वैसे हम भी वहाँ खड़े होके बोलें। और मेरे स्टूडेंट मुझसे मोटिवेट है कि मेरे लिए ऐसी बातें, और वो खुद मोटिवेट होके ऐसा बोल रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। के साथ थोड़ा-सा रैपिड फायर हो जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी आपसे। जी, तो आप बताइए कि आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद है या समंदर? पहाड़। पहाड़। और एक और चीज़ आप बताइए कि आपका वहाँ पे फ़ेवरेट फूड क्या रहा आपके सफ़र में? सबसे पसंदीदा खाना? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस? जी। आपने वहाँ फ्राइड राइस कैसे फ्राइड कर राइस लिया? ही खाया, क्योंकि वहाँ पे रोटी नहीं मिलती ना, वहाँ पे चावल ही मिलता है। हुँ। और खाने में वैसे मोस्टली थकाली बोलते हैं उसको, उसमें हाँ, एक हाँ। तरह की सब्ज़ी रहती है, अचार, और कुछ वो रफ़ीज़ रहता है, और दाल-चावल। हुँ। तो उसमें काफ़ी मुझे वो मतलब टेस्टी, मुझे स्पाइसी, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाने वाले हैं, इंडियंस हैं, तो वो नहीं मिलता है, तो मैं अपने लिए स्पेशली एक्स्ट्रा गार्लिक, एक्स्ट्रा चिली करके मैं फ्राइड राइस ही बनवाती थी मैक्सिमम। मैंने वही खाया। चलिए, आपसे तीसरा क्वेश्चन है, साइकिल चलाना या पढ़ाना? इसमें से चूज़ अगर करना हो तो? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। फिर भी एक हाँ, साइकिलिंग। साइक्लिंग ऑफ वो कोर्स। दिख गया है। हाँ। अच्छा, और एक आप बताइए कि अगर आपको आगे मौका मिलता है तो चढ़ाई या फिर टीचिंग, आप किस में जाना चाहेंगे या फिर साइक्लिंग में? चढ़ाई और साइकिलिंग मेरी साथ में चलेगी। ओके, चढ़ाई और साइक्लिंग। और एक बात आप बताइए, अगर दिव्या सिंह को एक शब्द में बयां करना हो तो? अ, एक शब्द में बयां करना हो तो सेल्फ मेड सेल्फ पैड। सेल्फ मेड सेल्फ पेड, वाओ। चलिए दिव्या जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये जो वीडियो देख रहे हैं शायद उन्हें ये प्रेरणा मिले कुछ करने की, अपनी ज़िंदगी में कुछ हट के करने की। तो ये थी दिव्या सिंह, जिन्होंने एक नया मुकाम बनाया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां भी आगे बढ़ें तो ऐसे वीडियो शेयर करिए, और मैम के लिए सैल्यूट है।